अनिका 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 तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम गुलारिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है पेशेंट। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रही हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही मां बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की मां के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्ची का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। बिन माँ की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के वारिस कुनाल डोगरा से शादी हुई थी। You know, कितने पावरफुल होगा मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। हमारे सारे कर्ज पेंडिंग हो गए, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन्होंने। लेकिन शादी के 24 घंटे नहीं तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी बदनामी होगी। अब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं कामिनी को और तुम्हारी मां मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चली जाएगा। आज तुम भी अपनी मां के साथ। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई। कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आ रहा हूं। अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे। आओ बेटा, अंदर चल कर बात करें। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो, लेकिन ये बात मेरे बुढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी और अब वो चाहते हैं कि इसके इस पाप को मैं अपना नाम दे दूं। जब जब इसको देखता हूं ऐसा लगता है एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर के खड़ी थी बहन में। क्या लगता है तुझे
तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा, कुणाल डोगरा का नाम मिलेगा इसको। सोचना भी पता नहीं किस कदर का कीड़ा है। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन है। ठीक उसी पर अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं हैं। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते हैं कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं। तो क्या मैं गिविंग वर्ल्ड से आई हूँ, या फिर मैं कैसे जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ? आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते, और डालते भी क्यों नहीं। शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। Excuse me, ma'am. Is there anything I can bring for you? हेलो पा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुंचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा बुक। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुंचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज इस मोटी से ना अपने डिवोर्स पेपर साइन करवा दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उस मोटी को देखता हूँ ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ मैं। एक काम कर, घूम के खड़ा हो जाता हूँ। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास तो बहुत चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जस, अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अनजान से। टैक्सी। हाँ, टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहाँ कहिए वहाँ मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी कार से। इफ यू
अरे ये छोटी सी गुड़िया क्या है? हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। हाँ, क्या तुम्हें अनिका दिखी बेटा? ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो वो दिखेगी नहीं। जब आएगी तो वही तो दिखेगी, या ये कहूँ कि जब वो आएगी तो उसके पीछे के लोग भी नहीं दिखेंगे। तो दिखेगी तो बता दूंगा। रखिए। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। मैम, अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट लेकर के आ रही हैं तो क्या आपने उस फ्लाइट में एक बहुत ही भद्दी और मोटी लड़की को लेकर गया? एक्चुअली वो ना 6 साल पहले 120 किलो की थी। तो पक्की बात डबल सेंचुरी मार चुकी होगी। आपने नहीं देखा? फिर आप अपना नाम तो बताइए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पे तुली अनिका? वैसे भी बिन बिहाई माँ बनकर जो समाज और तुमने हमारी इज्जत उछाली है वो कुछ कम है क्या, जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वह है तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही जलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। कहाँ गई ये मोटी? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे बैठा है। अनिका, कहाँ हो तुम? क्या कुणाल अनिका को देख लेगा? क्या है? ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं है तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और ना ही मैं। रखिए, चलो। तिलमिलाई अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। पर रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। एक पेशेंट है जिसका दिमाग ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हो। दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। हेलो सैम। Yes, sir. Is there anything I can do for you, sir? यस, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर अभी डॉक्टर अमृता का मेल आया। पता करो मेल की लोकेशन कहाँ है। Just give me some time.
यस सर। भैया भैया जल्दी आइए, आर्यन को कुछ हो गया है। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या देख लिया रोहित ने जिससे वो हैरान रह गया? क्या हुआ था आर्यन के साथ? रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? ब्रो, मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो, वो सामने वाली ब्यूटीफुल स्थिति थी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो वीडियो गेम्स खेलते रहते हो या फिर ये बढ़िया वीडियोस देखते रहते हो। तुम्हारे भी सोने का वक्त हो गया, जाके सो जाओ। सनी की बात रोहित के दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर उस तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? एक तरफ आर्यन के मुंह से मम्मी सुनकर रोहित परेशान था और दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। इन 6 सालों में अनिका ने सारे गुमशुदा बच्चों की पूरी जानकारी इकट्ठा की हुई थी। अनिका उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जिसने उसके बेटे को हॉस्पिटल से किडनैप किया था, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लग रहा था। एक बार उसने बैंगलोर से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैडम, जो बच्चा कभी जन्मा ही नहीं, वो गायब कैसे हो सकता है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हेलो पंकज, अनिका बोल रही हूँ। हाय अनिका, हाउ आर यू? अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। प्लीज कुछ करो ना, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से ही इस केस से वाकिफ था। देखो अनिका, ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। I'm very sorry, अनिका। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जितने भी बुरे काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वालों का हाथ होता ही होता है। पंकज के फोन रखने के बाद से अनिका गहरी सोच में डूब गई कि डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल डोगरा। हाय मिस गॉर्जस। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। देखो बेटा, मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल के रूम सर्विस को कॉल कर देना। ओके ओके, बाय बाय। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेली रहने की आदत थी। और सुनो, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है, ठीक है? नहीं जाऊंगी। लव यू, बाय बाय। अनिका जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। अनिका सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने छोटा पागल किसको बोला? आपके होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ना कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। इनफैक्ट कुछ डाकू आए और मेरी आइसक्रीम लूट के चले गए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू बोला? हाँ बोला, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैं अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। क्या मतलब? वो चॉकलेट आइसक्रीम आप अपनी बेटी के लिए लाई थी?
अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मुझे लगता है मैं इस लड़की के बारे में गलत सोच रहे थे। वो आइसक्रीम उसने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी। नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसका एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा। कुणाल सुबह से वेटिंग एरिया में अनिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको देखते ही उसने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ, व्हाट अ सरप्राइज। देखिए ना, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था और किसे पता था कि आप मिल जाएंगी। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है, तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पे इफ यू चल सकते? अनिका ने हाँ कर दी। कुणाल को अपनी लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। That's great। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं अभी। अब वैसे हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। प्लेजर टू मीट यू मिस रागिनी। देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, हमें लड़कों को फंसाने की आदत है इस लड़की की। और होटल में चेक इन के टाइम से अपना नाम अनिका गुलेरिया बताया था। या यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को इस लड़की से बच के रहना चाहिए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। प्लीज कॉफी। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उनमें और आप में काफ़ी एज डिफरेंस लगता है। तो वो होंगी 6-7 साल की, आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। हाँ, वैसे कुछ जानकारी मैंने भी आपके बारे में इकट्ठा की हुई है। अच्छा जी। जैसे जैसे कि आप मैरिड हैं। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, राइट? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे आप ही ने कहा था ना कि मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछ लो तो वो मुझे आपके घर तक पहुंचा देगा। देखो रागिनी, सच ये है कि उस लड़की के साथ मैंने 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बिताए। शादी के फेरे लेते ही मैं दिल्ली चला गया था। जब लौट करके आया तो उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया, फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बेंगलोर चली गई। बस इतना ही? उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो। कौन सा बेटा? किस बेटे की बात कर रही हो? उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? कुणाल चौंका तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी अनिका बात घुमाते हुए बोली, ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूँ। क्या आज अनिका को अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल जाएगा? उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? ये अनिका के बारे में इतना क्यों पूछ रही है? ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूँ। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। एक बेटे को अपनी माँ के साथ देखकर अनिका को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन फिर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए तुरंत अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। अगर आज ये निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल से हाथ आएगी। मुझे रागिनी को रोकना होगा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अनिका के पापा गौतम ने उसे किडनैप किया। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। मेरा यकीन। रागिनी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती।
और जब तक उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए ना, मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो मिल गई, दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शहर की लड़की है ना, तो नखरे तो दिखाएगी। तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मन का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है। राहुल 1 to 1, तुम एयरबेस पे हमला करो। रेडी 1 2 3। हम जीत गए। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। हमारे रूम के सामने ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। 2 4 0 1, छोटा पागल। बेशक तुम्हारी वजह से ना गेम हार जाता है यार। ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो किया करो ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। हद है यार तुम लोगों की। हेलो छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये बात मेरे टीचर ने बताई क्या? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? मेरी टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल डैड की है और अब हम इस होटल में ही रहते हैं और ट्यूशन टीचर भी यही आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को अपना घर बना रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मैं, मेरे डैड और मेरे चाचू रहते हैं। अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, इसलिए आर्यन ने बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर जाने को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। और जब मम्मा आएगी तब तुम भी हमसे मिल लेना। ओके, अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza, come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आई एम सो सॉरी, मम्मा इज लेट नो।
और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। आई एम सो सॉरी। भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके चला। जब से आर्यन अनिका से मिला था, वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुके होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर रोहित की तरफ देखा तो पाया कि रोहित उसे ही देखे जा रहा था। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। तुम फिर बाहर निकल आए? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया। रोहित गुमसुम और चुपचाप रहने वाले आर्यन का ऐसा मस्ती भरा रूप देखकर हो गया था हैरान। दूसरी ओर अनिका भी मस्ती करने वाली रिया को इस तरह गुमसुम देखकर हो गई थी परेशान। बच्चों की अदला बदली से अनिका और रोहित आखिर कब तक रहेंगे अनजान? क्या ये अदला बदली उनकी कहानी में लाने वाली है कोई तूफान? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया। डैड मिल गई, डैड मिल गई, डैड मिल गई। आखिर आर्यन को हो क्या क्या? इससे पहले तो इसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। डैड मिल गई, डैड मिल गई, डैड मिल गई। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, आज तो मैं बहुत ही थी डैड। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। बेटा रूम में चले? तुम्हारे खाने का टाइम हो गया ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाना है डैड। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। हाँ शेफ, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा रेडी करो। या हम लोग नीचे आ रहे हैं। सारी रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसकी पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? कहाँ होगा उसका बेटा? चलो गेम टाइम ओवर, टैब लाओ। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही थी ना तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। चलो आज टेबल मैं चूज करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखाई दे। उसे अपनी दोस्त को पहचानना था, ये वाला जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठिए। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था।
रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। एक तरफ रोहित को लग रहा था कि आर्यन के दिमाग पर जरूर किसी बात का असर हुआ है, तो दूसरी ओर अनिका रिया के टेबल मैनर्स को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल रोहित का बेटा आर्यन है। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? ये देखो, ये सारा दिन ना गेम खेल खेल के ही होता है। Why don't you listen to your mom? Mom, I will listen to you. हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। Is everything all right? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों है? इतनी छोटी सी हो गई हैं। और आज इतनी चुप से क्यों हो? I am fine. In fact, आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। Can I call you mom? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, वो तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you mom. मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? आप इतने साल से थे कहाँ? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोच रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था, और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। उस सामने वाली ब्यूटीफुल सी थी। उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। फिलहाल उसके लिए दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी, मायने रखता था तो बस आर्यन। रोहित आर्यन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज अनिका के कारण उसे आर्यन को खोने का डर सता रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप। मुझे एक हाथ में उठा के घुमा